हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है मोल कंसेप्ट। आज का टॉपिक है मोल कंसेप्ट, यानी कि मोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोल क्या है, व्हाट इज मोल, इस मोल को समझें। 1 mole of any species is that quantity number of that species which has a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। किसी भी स्पेसीज का 1 मोल उस स्पेसीज का वो क्वांटिटी होता है, वो भी क्वांटिटी नंबर में, है ना। उस स्पेसीज का वो क्वांटिटी होता है नंबर में जिसका जो मास हो वो उस स्पेसीज के एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो। वो भी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होना चाहिए। यहां पर स्पेसीज का अर्थ है वो कोई एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है या फिर पार्टिकल हो सकता है। स्पेसीज का यहां पर क्या अर्थ है, हमारा क्या सेंस है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या फिर पार्टिकल्स, इनको स्पेसीज कहते हैं। यानी कि 1 मोल ऑफ एटम इज दैट क्वांटिटी नंबर ऑफ दैट एटम which has a mass equal to its atomic mass in grams। 1 mole of a molecule is that quantity number of that molecule which has a mass equal to its molecular mass in grams। 1 mole of ions is that quantity number of that ions which has a mass equal to its atomic mass in grams। 1 mole of particles is that quantity in number of that particles which has a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। यानी कि 1 मोल चाहे वो एटम का हो, चाहे वो मॉलिक्यूल का हो, चाहे वो आयन का हो, चाहे वो पार्टिकल का हो, वो क्वांटिटी है नंबर में। यानी कि उस स्पेसीज की, उस एटम की, वो मॉलिक्यूल की, उस आयन की, उस पार्टिकल्स की वो संख्या है। जितनी संख्या में उस एटम या मॉलिक्यूल या आयन या पार्टिकल को लेने पर उस एटम या मॉलिक्यूल या आयन या पार्टिकल का मास उसकी के एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो, और यहां पर वो मास ग्राम में होना चाहिए। जनरली हमने पढ़ा है आपको एटॉमिक मास किस चीज में कैलकुलेट किया जाता है, एएमयू में। एटॉमिक मास को किस में कैलकुलेट करते हैं, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको कि शॉर्ट में यू भी लिखते हैं और यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको। तो एटॉमिक मास भी यू में कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी यू में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 1 मोल ऑफ एटम्स की, तो इसका अर्थ है एटम्स की इतनी संख्या होनी चाहिए जितनी संख्या में एटम्स का अगर हम लोग मास कैलकुलेट करें तो उसका एटॉमिक मास जितना है उतने के ही बराबर है, पर यू में नहीं आकर के ग्राम में आ जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ही होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है। इसका अर्थ है हाइड्रोजन के एक एटम का मास
1 U है। इसका अर्थ है हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 U है। अब हमको हाइड्रोजन के इतने सारे एटम्स लेने हैं जिन सभी एटम्स का अगर मास एक साथ कैलकुलेट कर दिया जाए तो उसका मास 1 ग्राम के बराबर पहुंच जाए, है ना। यानी कि 1 U जो है वो एक हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, जबकि 1 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स का एक साथ लिया गया मास है। तो हाइड्रोजन के मास को 1 ग्राम बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिए गए थे ना, उसी नंबर को हम लोग कहते हैं मोल। ठीक उसी तरह वाटर है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया था। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना हमने सीखा था। तो इसका जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था तो कितना आता है 18 U। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पर कितना हो गया, दोनों हाइड्रोजन का मिल करके 2 यूनिट हो गया। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 U, तो 2 U प्लस 16 U मिलकर कितना हो गया 18 U। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 U है। अब हमको वाटर के इतने सारे मॉलिक्यूल्स लेने हैं ताकि उन सभी मॉलिक्यूल्स का एक साथ मास निकाला जाए तो वो मास 18 ग्राम हो जाए। तो वाटर का मास 18 ग्राम बनाने के लिए वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हमको लेने पड़ेंगे उन मॉलिक्यूल्स की संख्या को हम कहेंगे मोल। तो यही बात यहां पर मैं समझा रहा हूं कि मोल किसे कहते हैं, किसी भी एटम के उस संख्या को हम मोल कहते हैं जितने संख्या में एटम को लेने पर उसका मास, टोटल मास उसी के एटॉमिक मास के बराबर हो जाए, लेकिन ग्राम में। 1 मोल मॉलिक्यूल कहने का अर्थ है कि उस मॉलिक्यूल के इतने सारे संख्या में मॉलिक्यूल्स ले लिए जाएं ताकि उन सभी मॉलिक्यूल्स का एक साथ मास अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो मास उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाए, लेकिन ग्राम में, है ना। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ये जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हो गया है मोल का, कि 1 मोल ऑफ एनी स्पेसिस दैट इज एटम्स or molecules or ions or particles is that quantity in number of that species which has a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। 1 मोल का जो ये संख्या है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कितने नंबर ऑफ आयंस या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो फिक्स होता है। वो फिक्स होता है। 1 मोल में हम कितने नंबर ऑफ एटम्स लेंगे या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, कितने नंबर ऑफ आयंस लेंगे या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे, ताकि उस एटम या मॉलिक्यूल या आयन या पार्टिकल का जो टोटल मास है उसके मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास के बराबर हो जाए। लेकिन ग्राम में तो वो वाला जो नंबर है वो फिक्स होता है। यानी कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स क्वांटिटी होती है नंबर में। और वो फिक्स क्वांटिटी क्या है? वो फिक्स क्वांटिटी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। यानी कि 1 मोल ऑफ एटम्स में होंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में होंगे
6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ आयंस में होंगे 6.022 इंटू 10^23 आयंस। 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स में होंगे 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स। तो इस तरह से ये 1 मोल के लिए ये फिक्स है। जिस तरह से आपको एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है नंबर में, वो फिक्स है। कहीं भी किसी भी चीज का एक दर्जन लेंगे तो आप 12 पीस ही लेंगे। किसी भी चीज का अगर आप एक दर्जन आप केला ले रहे हैं तो गिन करके 12 पीस केले ही लेंगे। एक दर्जन सेब ले रहे हैं तो गिन के 12 पीस ही सेब लेंगे। एक दर्जन संतरे ले रहे हैं तो गिन के 12 पीस ही संतरे लेंगे आप। एक दर्जन ये मार्कर लेंगे तो गिन के 12 पीस ही मार्कर लेंगे। कोई भी चीज एक दर्जन लेंगे तो 12 पीस ही लेंगे। यानी कि एक दर्जन में जो क्वांटिटी है नंबर में 12 वो फिक्स है। एक ग्रॉस में जो क्वांटिटी है 144 वो फिक्स है। यानी कि एक ग्रॉस अगर आप पेंसिल लेते हैं तो 144 पीस पेंसिल लेंगे। एक ग्रॉस अगर आप मार्बल्स लेते हैं तो 144 पीस ही मार्बल लेंगे। तो एक ग्रॉस में 144 फिक्स है। उसी दर्जन में एक दर्जन में 12 पीस फिक्स है। ठीक उसी तरह से एक मोल में ये नंबर फिक्स है। चाहे वो एक मोल किसी का भी हो, एटम का हो, मॉलिक्यूल का, आयंस का हो, पार्टिकल्स का हो, वो नंबर फिक्स है 0.22 इंटू 10^23। इस नंबर को एक इटालियन साइंटिस्ट ने दिया था, वो थे एमेडियो एवोगाड्रो। ये जो नंबर है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10^23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या पार्टिकल्स होंगे। ये नंबर दिया था एक इटालियन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एमेडियो एवोगाड्रो। इसीलिए इस नंबर को इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के नाम पर रख दिया गया एवोगाड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगाड्रो नंबर। चूंकि मिस्टर एवोगाड्रो ने ये नंबर दिया कि 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, इसलिए उनके सम्मान में इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। चूंकि ये नंबर फिक्स है, 1 मोल ऑफ आप एनीथिंग ले ले, 1 मोल ऑफ एटम्स ले, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ले, 1 मोल ऑफ आयंस ले, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स ले, आप कुछ भी ले, कोई भी तरह का कोई भी एटम ले ले, किसी भी तरह का कोई भी मॉलिक्यूल ले ले, किसी भी तरह का कोई भी आयन ले ले, किसी भी तरह का कोई भी आप पार्टिकल ले ले 1 मोल में, तो वो इतने ही होंगे 6.022 इंटू 10^23। यानी कि नंबर फिक्स है, कांस्टेंट है। इसीलिए इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि नंबर कांस्टेंट है, फिक्स है। एवोगाड्रो इसलिए क्योंकि मिस्टर एवोगाड्रो ने, जो इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने नंबर दिया था, इसीलिए इसका पूरा नाम पड़ गया एवोगाड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगाड्रो नंबर। क्योंकि यह एक नंबर है इसीलिए एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि यह कांस्टेंट है इसीलिए एवोगाड्रो कांस्टेंट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जो मोलर मास ऑफ एटम होता है उसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। मोलर मास, अब बात आ गई मोलर मास की। मोलर मास का अर्थ है कि 1 मोल का मास। अगर हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ एटम्स, मोलर मास ऑफ एटम्स, तो इसका अर्थ है कि 1 मोल ऑफ एटम्स का मास, है ना। अगर हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसका अर्थ है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम कहते हैं मोलर मास ऑफ आयंस, मोलर मास ऑफ आयंस, तो इसका अर्थ हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस। अगर हम कहते हैं मोलर मास ऑफ पार्टिकल्स,
तो इसका अर्थ है मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, है ना। मोलर मास का अर्थ है जिस किसी का भी मोलर मास ले रहे हैं उसके 1 मोल का मास, जिस किसी का भी मोलर मास ले रहे हैं उसके 1 मोल का मास कितना होगा, यानी कि एटम का मोलर मास का अर्थ है तो 1 मोल अगर हम एटम्स ले लें, यानी कि 6.02 एटम्स ले लें तो उसका टोटल मास कितना होगा, वही वो मोलर मास हुआ एटम का। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल का अर्थ है कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले ले तो उसका टोटल मास कितना होगा, यानी कि 6.02 × 10⁻23 अगर हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं उसके टोटल मास को हम कहेंगे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक उसी तरह से मोलर मास ऑफ आयन कहते तो इसका अर्थ है कि उस आयन का 1 मोल का टोटल मास कितना होगा, यानी कि 6.02 × 10⁻23 आयन्स अगर हम लेते हैं तो उसका टोटल मास जितना होगा वही उस आयन का मोलर मास होगा। अगर मोलर मास ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं इसका अर्थ है कि उस पार्टिकल के 1 मोल अगर हम ले लेते हैं तो उसका टोटल मास कितना होगा, यानी कि 6.02 × 10⁻23 अगर हम पार्टिकल्स लेते हैं तो उन सभी पार्टिकल्स का टोटल मास जितना होगा उसी को हम लोग मोलर मास ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम कह रहे हैं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, इसका अर्थ है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का टोटल मास कितना होगा, यानी कि 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होगा। अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कह रहे हैं तो इसका अर्थ है 1 मोल ऑफ वाटर का टोटल मास कितना होगा, यानी कि 6.022 × 10⁻23 अगर हम मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं वाटर के तो उसका टोटल मास कितना होगा, वही वाटर का मोलर मास होगा। और ये जो मोलर मास होता है वो ऑलवेज ग्राम में होता है, यानी कि जिस एटम का हम लोग मोलर मास निकाल रहे हैं उस एटम का ही एटॉमिक मास ले लेंगे। एटॉमिक मास यू में होता है, यहां पर ग्राम लगा देंगे तो उस एटम का वो मोलर मास हो जाएगा। अगर हम किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास लेते हैं तो कुछ नहीं करना है, उसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ले लेना है, लेकिन उसके यू की बजाय जी में रिप्रेजेंट कर देना है। यहां पर वही एग्जाम्पल फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर हम लोग, चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। अगर मैं कहता हूं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12U है तो इसका अर्थ है एक कार्बन के एक एटम का मास 12U है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम है तो इसका अर्थ है कि कार्बन के 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास 12 ग्राम है, और ये क्या है 1 मोल है, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम है। यहां पर 12U कार्बन के एक एटम का मास है, यहां 12 ग्राम कार्बन के 1 मोल का मास है, इसीलिए 12 ग्राम क्या हो गया, कार्बन का मोलर मास हो गया। इस तरह से किसी भी एटम का अगर आपको मोलर मास लेना है तो उस एटम का सिंपली आप क्या कीजिए, एटॉमिक मास लिख दीजिए, और एटॉमिक मास हम यू में लिखते हैं ना, उस यू की जगह बस आप जी लगा दीजिए, ग्राम लगा दीजिए, वो उसका मोलर मास हो गया। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मोलर मास दिया है, आपको एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आप जी को हटाकर उसकी जगह यू लगा दीजिए, वो एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास में बदल जाएगा। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम लोग हमेशा एटॉमिक मास यूनिट AMU, जिसको कि यू से भी यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें कैलकुलेट किया जाता है, जबकि मोलर मास ग्राम में कैलकुलेट किया जाता है। बट न्यूमेरिकली जो एटॉमिक मास होता है
और मोलर मास होता है न्यूमेरिकली बराबर होता है, इक्वल होता है। जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो मोलर मास होता है, वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है। अंतर सिर्फ यूनिट का होता है, एटॉमिक मास में यू लगाएंगे, मोलर मास में जी लगाएंगे। मॉलिक्यूलर मास में यू लगाएंगे और मोलर मास में जी लगाएंगे। यू और जी का डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको मेरी ये बात खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं। इस चैप्टर में उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूले यहां पर मैंने लिस्ट किए हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि जिस किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो क्वेश्चन में उसका जितना मास दिया है, गिवन मास मतलब दिया हुआ मास, तो क्वेश्चन में जितना मास दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे उस एटम या मॉलिक्यूल के मोलर मास से, हमको उसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। इसी फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला अराइज हो जाता है, वो है मोलर मास इक्वल टू गिवन मास अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि मोलर मास निकालना हो किसी एटम के या किसी मॉलिक्यूल का, तो क्या करना, क्वेश्चन में उसका जितना मास दिया है, यानी कि गिवन मास, क्वेश्चन में जितना मास दिया है उसको हमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ मोल्स से, और ये नंबर ऑफ मोल्स भी क्वेश्चन में ही दिया होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना था, केवल हो सकता है कि मास ही दिया हो, गिवन मास आपके पास अवेलेबल हो और नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो ये तो उसमें जरूर बताया गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है या कार्बन निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है, किसका निकालना है, या वाटर का निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, किसका निकालना है। जिसका भी निकालना है उसका तो मोलर मास हम लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास, उसमें यू की जगह जी लगा देना, हो गया उसका मोलर मास। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास तो हमको कैलकुलेट करने आता है, जो कैलकुलेट हम करते हैं वो यू में आता है, उसकी जगह बस जी लगा देना, यू की जगह, हो गया उसका मोलर मास से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस हिसाब से गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। लेकिन जब भी मोलर मास निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्वेश्चन में गिवन मास भी होगा, यानी कि मास भी दिया होगा और नंबर ऑफ मोल्स भी दिया होगा। तो गिवन मास को नंबर ऑफ मोल्स से जैसे डिवाइड करेंगे हमको मोलर मास हाजिर हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है, मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, इसलिए हम ग्राम में ही लिखेंगे। अब है कि क्वेश्चन में हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, और फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कहा हो, तो हमें क्या करना है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और एवोगाड्रो नंबर हमको याद है 6.022 इंटू 10⁻23, जो यहाँ पर लिख करके दिया था, ये रट लेना है कि यही है एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल में कितना होता है, वो ये एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। इसी नंबर से हमको डिवाइड कर देना है, कि ये तो नंबर हमको याद है ना, रटा हुआ है। तो बस गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स हाजिर हो जाएगा। इसी में से ये फॉर्मूला निकल कर आता है, हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए दिया और क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया है उसके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ और ये हमको याद है। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, उस एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाजिर हो जाएगा। देन है मास कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है क्वेश्चन में, तो जब मास कैलकुलेट करने के लिए देगा तो वो हमको हो सकता है केवल नंबर ऑफ मोल्स ही दिया हो और बोले कि इसका मास निकाल दीजिए। तो जिस किसी भी एटम का मास निकालने के लिए बोलेगा उस एटम का मोलर मास हमको मालूम है। कैसे? उस एटम का एटॉमिक मास हमको मालूम है, हमने याद करके रखा है, एटॉमिक मास हमने यू में याद किया है। बस
U की जगह G लगा देंगे, उस एटम का मोलर मास हो जाएगा। और उस मोलर मास को क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ मोल्स दिया ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे, मास निकल जाएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उस मॉलिक्यूल का मोलर मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उस मॉलिक्यूल का हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीख लिए हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि यू में आएगा, बस यू की जगह जी लगा देंगे, उस मॉलिक्यूल का मोलर मास हो जाएगा और उसको नंबर ऑफ मोल्स जो क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मास हाजिर हो जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने के लिए दिया है और तो जरूर क्वेश्चन में गिवन मास दिया होगा और बोलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कीजिए। जब मास एक बार दे दिया, जिस एटम का मास दिया है उस एटम का मोलर मास हमको कैलकुलेट करने आता है, क्योंकि उस एटम का एटॉमिक मास हमको याद है यू में, बस यू की जगह जी लगा दे रहे, मोलर मास हो गया। और एवोगाड्रो नंबर भी हमको याद है 6.022 इंटू 10⁻23, उससे मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बोला है तो उसका मास तो क्वेश्चन में दिया है ना, गिवन मास, और उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना जानते हैं यू में, बस जी लगा देंगे तो उस मॉलिक्यूल का मोलर मास हो जाएगा। और एवोगाड्रो नंबर याद है 6.022 इंटू 10⁻23, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूलेस अगर हम अच्छी तरह से समझ करके याद कर लेते हैं तो इस पे बेस्ड ऑन किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं। जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो इस चैप्टर के कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं या फिर बुल बॉक्स क्वेश्चन में या बैक क्वेश्चन में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ताकि उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 4 शुरू कर सकें। इस बीच आपका होमवर्क ये है कि आज की टीचिंग वीडियो को आप बार बार देखें, इतनी बार देखें जितनी बार में आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और याद हो जाता है। साथ में इस चीज़ को आप बुक से भी रीड करें और जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए एग्जाम्पल्स में, ब्लू बॉक्स में, बैक क्वेश्चन में, उनको एक बार आप खुद कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करें, सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें और फिर जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।